आज हम चालू करने जा रहे हैं आपके उसी चैप्टर का जिसमें हम बात कर रहे थे एडी और एएस यानी कि न्यून मांग और अधिमांग। उसी का जो अगला टॉपिक होगा जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम बात किया था बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार, जिसके अंदर हमने बात किया था अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। फिर हमने बात किया था उसके अंदर कि किसी भी देश के अंदर ना पूर्ण रोजगार का होने का मतलब ये नहीं है कि वहां के लोगों को क्या मिल जाएगा, आपका सबको रोजगार मिल जाएगा। हमेशा वहां पर एक बेरोजगारी पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी, और जो कि दो प्रकार के थे आपके, फ्रिक्शनल संघर्षात्मक, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक। आज हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के जो अंतिम कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहला आपके पास है क्या कि आखिर न्यून मांग क्या होता है, व्हाट इज डेफिशिएंट ऑफ डिमांड, व्हाट इज डेफिशिएंट ऑफ डिमांड। तो ये सिंपल सी बात है कि न्यून मांग क्या है, तो यह वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में एडी जो होता है वो एएस से कम होता है। सिंपल सी बात है, एएस से एडी कम होना, या एएस का मतलब होगा क्या, सप्लाई यानी कुल पूर्ति, समग्र पूर्ति, और ये हो गया आपका डिमांड। तो सिंपल सी बात है, तो हम कहेंगे भाई कि न्यून मांग का अभिप्राय, न्यून मांग का मतलब अर्थव्यवस्था के उस स्थिति से है जिस स्थिति में क्या होता है, आपका समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति से कम हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है। ठीक है, डिमांड का सप्लाई से कम हो जाना न्यून मांग कहलाता है। ठीक है, इसके दो ही अर्थ हैं, समझना ध्यान से। और जब भी आपके पास अगर बोलता है कि डेफिशिएंट ऑफ डिमांड यानी कि आपका न्यून मांग, तो इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला तो यह है कि एडी अपने रोजगार स्तर पे कम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड, हमने एग्जांपल पढ़ा था, आपको याद होगा इस वीडियो के अंदर हमने आगे बताया भी था कि जैसे हमने कहा ना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब संसाधन का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है तो कितना था हमारे पास, 10 बिलियन यूएस डॉलर हो जाता था। बट जब डिमांड हो रही थी कितने की, 8 की, तो उसके अकॉर्डिंग उत्पादक ने भी कितना सोचा था, 8 बिलियन यूएस डॉलर सोचा था। तो अगर मैंने देखा तो उत्पादक ने कम से कम अपने संसाधन को कम किया होगा। क्यों कम किया, क्योंकि मांग उतनी की नहीं हो रही थी। तो यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई न्यून मांग का या डेफिशिएंट ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि एडी जो है ना, वो एडी अपने रोजगार स्तर से कम पर है, यानी कि भाई एडी इज लेस देन फ्रॉम इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि संसाधन का पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पा रहे। समझ ये चीज, पहला तो यही चीज है हमारे पास कि जब भी न्यून मांग होता है, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड होता है, यानी कि हमारा मांग हमारे सप्लाई से कम रह गया, तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि हमने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। पहला चीज तो ये है। और दूसरा चीज जो निकल कर आता है वो ये है क्योंकि एएस लोचदार है। हमने देखा वहां पर क्या उत्पादकों ने, वो जो एग्जांपल में बार बार बोल रहा हूं, 10 बिलियन यूएस डॉलर और 8 बिलियन यूएस डॉलर, तो क्या उस एग्जांपल के अंदर कभी भी ऐसा हुआ कि उत्पादक ने ये सोचा हो कि डिमांड बढ़ा दूं? नहीं, उत्पादक के हाथ में, प्रोड्यूसर के हाथ में डिमांड का नहीं है, उसके हाथ में तो केवल क्या है, सप्लाई का है। यानी सप्लाई जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है। और अगर हमारा सप्लाई पूर्णतः लोचदार है तो इसलिए हम सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, डिमांड पे नहीं। तो यानी कि अगर आपसे पूछता है कि भाई न्यून मांग का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे न्यून मांग या डेफिशिएंट ऑफ डिमांड का मतलब है अर्थव्यवस्था में मांग जो है वो सप्लाई से कम है, डिमांड जो है वो सप्लाई या पूर्ति से कम है। और दूसरा, इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला, एडी जो है, एडी पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं है, यानी कि जो आपका समग्र मांग है वह पूर्ण रोजगार की स्थिति पर नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं क्या कि एएस जो है वो क्या है, एएस तो पूर्णतः लोचदार है, अतः यह स्वयं को तो बदल लेगा, किसके अकॉर्डिंग, मांग के अकॉर्डिंग। यानी यहां पे हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सप्लायर जो है या जो उत्पादक है वो सप्लाई उतना करता है जितना डिमांड हो रहा है। समझ आया चीज? तो ये दो कारण है इसके पीछे जो इसके अंदर आपके लिखे गए थे। ठीक है, आप तो नोट, ठीक है। तो न्यून मांग के दो अर्थ थे, पहला संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, और दूसरा ये है क्योंकि सप्लाई जो है, जो पूर्ति है वो लोचदार है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए सप्लायर जो है वो अपने आप को मांग जहां तक है वहीं तक ला करके रख देता है। अब मैं इसका ग्राफ समझना, तो अगर आपसे पूछे कि भाई एडी को समझाइए, तो पहला परिभाषा लिखते हो, आप उसके दो अर्थ बताना चाहो तो बता सकते हो, और देन आप ना ये ग्राफ बना देना। ठीक है, ये ग्राफ के अंदर नीचे यहां पर होता है, सॉरी,
नीचे यहां पर होता है आपकी इनकम y, ठीक है, और यहां पर आपका होता है आपका एडी, या हम ये कह सकते हैं C प्लस I, ठीक है, ये x है और ये आपका y है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है हमारे पास समझना, तो इसमें आपको देखो ये AS का ग्राफ, मतलब AS का जो ग्राफ होता है ना, AS का जो कर्व होता है वो हमेशा 45 का बनता है, और मैं बता चुका हूं क्यों बनता है 45 का AS का ग्राफ, मैंने आपको बता रखा है कि ये है AS का ग्राफ। देखो समझो, ये AS का ग्राफ है और ये 45 का क्यों बनता है, क्योंकि नीचे होती है इनकम और यहां पर होती है आपकी C प्लस S, और हमें पता है कि जितनी इनकम होती है उतना ही तो C प्लस S होता है, क्योंकि इनकम का मतलब ही क्या है, जितना खाया प्लस जितना बचाया, कंजम्पशन कितना किया प्लस में कितना सेविंग किया, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपकी इनकम बन जाएंगे। तो अगर मेरी 50 रुपए की इनकम है तो खाना और प्लस बचाना मिलकर के भी तो कितना बनेगा, 50, तो यानी कि ये और ये हमेशा बराबर रहते हैं, इसलिए आपका इसका जो एंगल होता है वो कितने का जाता है, 45 का। समझ आया चीज, तो AS का ग्राफ हमेशा 45 का एंगल बनाकर जाता है, ठीक है। AD, अब देखो इस ग्राफ के अंदर समझना, इस ग्राफ में आपको पहले ऐसे बनाना है, एक AS की लाइन खींच दो, एक खींच दो आप AD की लकीर, और AS और AD जहां पे कट कर रहे हैं ना, ये वाला पहला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका पूर्ण रोजगार पर, यानी जब संसाधनों का पूरा उपयोग करेगा अर्थव्यवस्था तो हम कहां होने चाहिए थे, जब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा तो हम होने चाहिए थे इस जगह पर, जब हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है, यहां पर, यानी ये वो जगह है जहां पे AD बराबर में AS तो है, पर वो भी कब, ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार पर। बट हमारी जो वास्तविकता की जो लाइन है, जो एक्चुअल लाइन है हमारी AD की, वो कहां पर आ गई है, वो इस जगह पे आ गई है, और यहां पर जो AS और AD कट कर रहे हैं, तो यहां पर भी देखा जाए तो ये वो पॉइंट है जहां पर AD और AS तो बराबर आ गए, बट यहां बराबर वो क्यों आए हैं, क्योंकि यहां पर हमने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, या ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपका अल्प रोजगार है। समझ में आया चीज, तो ये है, और ये जो अंतर है, जो एक्चुअल में यहां होना चाहिए था डिमांड, और है कहां पर, यहां पर, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, इसी को हम कहते हैं कि भाई AD जो है वो सप्लाई से कम है, और इसी को हम कहते हैं, इस चीज को ही हम कहते हैं क्या, अब स्फीतिक अंतराल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब स्फीतिक अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर न्यून मांग। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दे ना, डायरेक्ट ना पूछे कि न्यून मांग क्या होता है, डायरेक्ट ना पूछे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, आपसे पूछ दे अब स्फीतिक अंतराल क्या है, या आपका डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो भी आप वही कहोगे कि इसका मतलब ही क्या है, आपका न्यून मांग ही है। समझ में आया जी भाई, डिफ्लेशनरी गैप आ गया ये बीच में, ठीक है, होना हम यहां चाहिए थे, यानी यहां पर है हमारा 10 बिलियन US$, बट हम आ कहां गए हैं, यहां पर, और ये हमारा 8 है। समझ में आया चीज, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ी तो सप्लायर ने अपनी सप्लाई को कम कर दिया। समझ में आया जी भाई, तो ये ग्राफ आपको बनाना होता है। तो अगर आपसे बोलता है कि न्यून मांग को समझाइए, तो न्यून मांग की परिभाषा, एफिशिएंट डिमांड की परिभाषा लिखोगे। उसके दो अर्थ होते हैं कि पहला अर्थ तो यह है कि भाई एडी जो है वो संसाधनों का पुनः इस्तेमाल नहीं हो रहा, और दूसरा ये है सप्लायर ने अपने आप को एडी तक एडजस्ट करने के लिए उसने क्या किया, अपनी सप्लाई को कम कर दिया, और यहां से यहां तक का जो गैप आया, इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, अब स्फीतिक अंतराल। सुना चीज ये है इसके बारे में। आया? अच्छा अब देखो यहां पर एक चीज है क्या, अब कहते हैं देखो न्यून मांग, अच्छा ये क्वेश्चन मेन है। देखो इस चैप्टर के अंदर ना जो मेन चीज है आपका, वो तो जो बेरोजगारी के बारे में पूछेगा वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो मेन टॉपिक है आपका, या तो आपसे पूछेगा न्यून मांग, अगर किस्मत अच्छी हुई तो सबसे अच्छा ये पूछता है कि न्यून मांग क्या होता है और ग्राफ द्वारा समझा दीजिए, नहीं तो और ज्यादा किस्मत अच्छी होती है तो बस आपसे ये पूछ लेता है कि न्यून मांग के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द आपके डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो देखो उसको कारण को जानने से पहले हम ये सोचते हैं कि डिमांड हमारी बढ़ती कब कब है, पहले ये सोच लेते हैं। तो देखो डिमांड जो होता है ना, इसको हमने 7 चैप्टर 8 चैप्टर मैंने बताया भी आपको, मैं फिर बता देता हूं। एडी यानी कि समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, और एडी कब बढ़ता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है क्या, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय। देखो यानी ये जो पूरा चीज है ये बता रहा है कि देखो समग्र मांग की परिभाषा क्या है, समग्र मांग की या एग्रीगेट डिमांड की परिभाषा क्या होती है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में वहां के नागरिकों के द्वारा जितनी चीजों की डिमांड की गई है उन सब का टोटल,
और हम सब जानते हैं एक बात कि एक जो कंज्यूमर होता है या एक देश के जो नागरिक होते हैं ना, वो सब अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए ना। एक नागरिक फैमिली में आता है जिसके लिए कंजम्पशन करना वो मेन मांग है उसका। एक नागरिक इंडस्ट्री में बैठा हुआ है जो डिमांड क्या करेगा, एसेट्स की डिमांड करेगा, संपत्तियों की डिमांड करेगा, यानी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। एक नागरिक ऐसा भी है जो पूरी तरीके से किस पे निर्भर है, सरकारी चीजों पर, कि सरकार हम पे देगी, सरकारी चीजों की मांग करेगा वो, ठीक है। और कुछ तो ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो बाहरी चीजों की डिमांड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सुना है चीज? तो सी का मतलब होता है फैमिली वर्क के द्वारा, एक परिवार क्षेत्र जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, उपभोग व्यय करता है। आई का मतलब हो गया, ये होगी आपकी फैक्ट्री, यानी कि आपका औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके अंदर बंदे डिमांड करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, यानी कि आपका निवेश उपभोग की। फिर कुछ लोग डिमांड करते हैं ना गवर्नमेंट चीजों की, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, बच्चों को पढ़ा रहे गवर्नमेंट स्कूल में, भले वो पैसे नहीं दे रहे पर डिमांड तो करे ना गवर्नमेंट चीजों की, उसमें पैसा कौन खर्च कर रहा है, सरकार, ठीक है। और कुछ जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, वो क्या करते हैं, तो वो आपका इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड करते हैं, तो वहां पर यहां पर मेन चीज होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, समझना ध्यान से, एडी तब बढ़ता है जब सी बढ़े, जब आई बढ़े, जब जी बढ़े, जब एक्स बढ़े और एम घटे। सुना है चीज? ये ध्यान देना हमेशा, इस फॉर्मूले को दिमाग बैठा लो, क्वेश्चन आपका बन गया बस याद। इस फॉर्मूले से हमारा ना एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस एम। एडी तब बढ़ता है जब सी बढ़े, जब आई बढ़े, जब जी बढ़े, प्लस में जब एक्स बढ़े, माइनस, और जब आपका माइनस में एम घटे। ये होता है एक्स और एम अलग है। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एम का मतलब है इंपोर्ट, ठीक है, निर्यात आयात, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे ना, तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर भाई कौन कौन से कारण है किसके पीछे, हमारे न्यून मांग के पीछे कौन कौन से कारण है। तो न्यून मांग का मतलब क्या हुआ है, मांग कम हुआ है। तो मांग कम हुआ है तो क्या मैं यहां पर ये सब बढ़ाऊंगा, नहीं, मैं यहां पर ये सब क्या कर दूंगा, कम करूंगा ना। समझ रहे छी भाई? समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं, समझना ध्यान से, देख लेना यहां पे अमन। तो जब हमारे पास मांग बढ़ती है इसका मतलब ये सब बढ़ रहे होते हैं, और मांग घटी है क्योंकि इन सब में क्या आई है, कमी आई है। तो कारण जो लिखेंगे हम यहां पर लिखते हैं, तो सबसे पहला जो कारण होता है आपका, सबसे पहला कारण वो होता है क्या, कि उपभोग व्यय में क्या आई है, उपभोग व्यय में कमी आई है, यानी कि डिक्रीज हुआ है इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, बता रहा हूं आपसे। मैंने कहा जब आपके पास एडी बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब सी बढ़ेगा, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम बात करें तो एडी घट रहा है क्योंकि ये न्यून मांग की कंडीशन है, और एडी घटा है तो मतलब सी बढ़ा नहीं होगा बल्कि सी कम हो गया होगा। तो आपसे पूछता है कि भाई उपभोग व्यय में कमी कब आती है, तो उपभोग व्यय में कमी तब आती है जब हमारे पास क्या होने लगता है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी कि उपभोग बचत प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, जब ये घटने लग जाए ना, इसकी अंतर कम होने लग जाए, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अब क्या कर रहा है, ज्यादा पैसा बचाने लग गया है, वो खा नहीं रहा। क्योंकि हम सबको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। एमपीसी आपके पास, सॉरी एमपीसी बढ़ने लग जाए, एमपीएस बढ़ने लग जाए, सॉरी एमपीएस के बढ़ने का मतलब यह है कि व्यक्ति ने अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा अब खाया नहीं है बल्कि उसे बचाया है, और बचा रहा है तो मतलब खाने पे पैसा कम हो गया, सी कम हो गया, और सी कम हो गया तो मतलब आपका एडी भी कम हो गया। पहला सुनाया। दूसरा कारण यहीं से देखो, फॉर्मूले से बन जाएगा, सी बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, पर क्योंकि न्यून मांग है तो आई कम हुआ तो हमारा, सॉरी सी कम हुआ तो आई भी क्या हो जाएगा, कम। तो दूसरा ये है कि निवेश, दूसरा हो जाएगा हमारे पास कि निवेश व्यय में क्या ही है, कमी, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश व्यय में कमी आई है ना। अब लोग निवेश कम क्यों कर रहे होंगे, सोचो। नहीं, इसके पीछे कई कारण है, लोग निवेश कम क्यों कर रहे होंगे,
निवेश लोग इसलिए कम कर रहे होंगे क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये है हमारे पास कि मार्केट के अंदर ना क्या हो रहा होगा, मंदी आ गई होगी ना। मंदी में लोगों को फायदा होता नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, और हो सकता है इनकम भी कम हो गई हो। समझ में आया भाई? तो ये इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो एडी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। मैंने बताया ये चीज कि कारण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला रट लो, बस ये फॉर्मूला रट लो, यानी आपको समझ लो ये पता चल गया कि कारण क्या है। ठीक है, हमें पता है सी बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, पर सी घटेगा तो एडी कम हो जाएगा। आई बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, पर आई कम हो गया तो मतलब एडी कम हो गया। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाना। तीसरा कारण है हमारे पास सरकारी उपभोग व्यय में कमी। सरकारी उपभोग व्यय में कमी यानी कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कभी कभी सरकार की हालत ही इतनी खराब हो जाती है कि सरकार जो है ना, वो सामाजिक कल्याणकारी वाले दिन होते हैं ना, सोशल वेलफेयर करेंगे, सरकार उसमें पैसा खर्च करना कम कर देती है और उल्टा टैक्स बढ़ा देती है। तो उल्टा टैक्स बढ़ा देती है, वो अगला पॉइंट है इसका कि सरकार के द्वारा कर में वृद्धि करना। समझो चीज मैंने बताया ना, जब सरकार के खराब दिन आते हैं तो अब तक जब तक सरकार के अच्छे दिन है सरकार सामाजिक कल्याण पर पैसा लौटाएगी, लो भाई ले जाओ, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा। बट कभी कभी सरकार के दिन खराब हो जाते हैं तो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सामाजिक कल्याण पर पैसा खर्च करना कम कर देती है और उल्टा कर बढ़ा देती है, तो कर भी बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज इन टैक्सेस। ये भी एक कारण है किसका, आपके एडी के कम होने का। समझ में आया चीज? पांचवा पॉइंट आपको यहीं से दिखेगा। मैंने कहा था अभी आपको कि जब आपका एक्स बढ़ता है तो एडी बढ़ेगा और एम घटता है तो एडी बढ़ता है। पर अगर यहां पर एडी कम हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, एडी कम हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। पांचवा क्या कि हमारे पास जो है निर्यात जो है वो कम हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा और वहीं इंपोर्ट जो है यानी कि एम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा कर देंगे, देखो एक्स बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, बट एक्स घट रहा है तो एडी घट रहा है। समझाया चीज भाई? तो ये है आपका परिणाम। समझाया? नोट कर सकते हैं एक बार आप लोग।